In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डैफोडिल्स पोएम के क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन, यानी सबक के दरमियान दिए गए सवालात और उनके जवाबात। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स? आप नरगिस आबी का सितारों से मवाजना किस तरह करते हैं? द स्टार्स शाइन इन द मिल्की वे, दे शाइन इन एन एंडलेस लाइन. Likewise, the daffodils looked beautiful. They were growing in an endless line along the lake. Thus, the poet compares the two. सितारे कहकशां में चमकते हैं, वो एक लामतनाही कतार में चमकते हैं. इसी तरह नरगिस आबी खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, वो झील के किनारे एक लामतनाही कतार में उगे हुए थे. इस तरह शायर दोनों का मवाजना करता है. How does the poet feels in the company of daffodils? शायर नरगिस आबी की सोबत में कैसा महसूस करता है? The poet feels very happy in the company of daffodils. शायर नरगिस आबी की सोबत में बहुत खुशी महसूस करता है. अगला क्वेश्चन हम तफहीम इबारात से करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? नज़म का मरकजी ख्याल क्या है? द पोएम रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटीफुल इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन माइंड. इट आल्सो टेल्स हाउ ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ नेचर डिलाइट ह्यूमन सोल. इट टेल्स दैट नेचर स्टर्स ह्यूमन इमेजिनेशन. नज़म इंसानी जहन पर फितरत के खूबसूरत असर की अक्कासी करती है. ये हमें ये भी बताती है कि किस तरह फितरत की खूबसूरत शक्लें इंसानी रूह को मसरूर कर देती हैं. ये बताती है कि फितरत इंसानी तख़य्युल को किस तरह उभारती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम? नज़म में नरगिस आबी किस चीज़ की अलामत हैं? Daffodils symbolize the beginnings of spring. In this poem, they also stand for nature and its balm effect on human mind and soul. नरगिस आबी मौसम बहार के आगाज़ की अलामत है. इस नज़म में ये फितरत और इंसानी दिलो दिमाग पर इसके तस्कीन आवर असर की नुमाइंदगी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट? इस मंजर की यादें शायर को किस दौलत से नवाज देती हैं? द मेमोरीज ऑफ द सीन गिव द पोएट, इन द वर्ड्स ऑफ कॉलरिज, द शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन. व्हेनेवर ही रिकलेक्ट द सीन, his imagination is stirred and he feels delighted. इस मंजर की यादें शायर को बकौल कॉलरिज तख़य्युल की तख्लीकी रूह देती हैं. जब कभी वो इस मंजर को याद करता है, उसका तख़य्युल परवाज करता है और वो खुश हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम. तो मदरजा ज़ैल अशार में एक जैसी आवाज़ों का हुस्न नोट करें. नोट द alliteration ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स. आई wandered lonely as cloud. अब इधर lonely में एल है और इधर क्लाउड में एल है, तो ये एक जैसी आवाज़ें हैं. That floats on higher valleys and hills. अब hills में भी एच की आवाज़ है और हाई में भी. ये एक जैसी आवाज़ें हैं, इन्हें हमने नोट करना है. इनके नीचे हमने अंडरलाइन कर देना है. A host of golden daffodils. गोल्डन में डी और इधर डैफोडिल्स में डी की
आवाज़ आ रही है हमें, इन आवाज़ों को हमने क्या करना है, नोट कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड में बी की आवाज़, बीनीथ में भी एक जैसी आवाज़ें हैं, इन्हें हमने अंडरलाइन करना है। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, दी और दैट दोनों में टी एच की दोनों आवाज़ें एक जैसी हैं, तो इन्हें हमने नोट करना है। एंड डेंसेस विद द डैफोडिल्स, डेंसेस में डी की आवाज़ है और डैफोडिल्स में भी डी की एक जैसी आवाज़ें आ रही हैं, इन्हें हमने नोट कर लेना है, यानी अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ नोट द एसोनेंस इन द फॉलोइंग लाइन्स, मदरजा झेल अशार में वोवल साउंड्स की तकरार नोट करें। तकरार कहते हैं बार बार आने को, जो चीज़ की आवाज़ बार बार आए उसे तकरार कहते हैं। जैसे अब इधर है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अब इसमें ये देखिए आई की आवाज़, वावल की आवाज़ बार बार इधर आ रही है, आई में आई है, इन में आई है, ठीक है, इधर डांसिंग इधर भी आई है, आई की आवाज़ आई, एक वावल है ना, उसकी आवाज़ बार बार आ रही है। अब इधर विच इज, विच में भी आई है आई, और इज में भी, और ब्लिस में भी, और सॉलिट्यूड में भी, ये सारी जगहों पे हमने इन्हें नोट कर लेना है। इन आवाज़ों को जहाँ जहाँ ये आवाज़ें आ रही हैं इन्हें हमने नोट कर लेना है। तो वो कहते हैं दीज लाइन्स हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम, ऊपर दिए गए अशार नज़म में सौती असर को नुमाया करते हैं। क्या करते हैं, नुमाया करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैज़ द पोएट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। इस्ताराती ज़बान का इस्तेमाल करते हुए शायर ने नज़म के असर को किस तरह उजागर किया है। तो द यूजिंग ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज makes a concept clear and beautiful. This adds color in the text. The poet has heightened the impact of the poem by using simile, hyperbole, metaphor and personification. इस्ताराती ज़बान का इस्तेमाल किसी तस्वुर को वाज़े, खूबसूरत और जानदार बना देता है। ये चीज़ तहरीर में रंग भर देती है। शायर ने तशबीह, मुबालगा आराई, इस्तारा, तजसीम का इस्तेमाल करके नज़म के तासुर को उजागर किया है। अब ये इस्तारा क्या होता है, इस्ताराती क्या चीज़ होती है, ज़बान क्या चीज़ होती है, इस्ताराती ज़बान, ये हम आपको बताते हैं। When all at once I saw a crowd, तो ये एक मेटाफर है, यानी कि शायर ने तो फूल देखे थे ना बहुत सारे, तो उसे उसने क्राउड से तशबीह दे दी है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, इधर ये पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन का मतलब है ये जैसे डांसिंग है और फ्लटरिंग है। हवा में अब आपने देखा होगा दरख्त और फूल पत्ते हिलते रहते हैं, तो उसे उसने डांसिंग और फ्लटरिंग से तशबीह दी है। आगे है कंटिन्यूस एज द स्टार्स, तो ये एक सिमिलर है, तो इधर उसने तशबीह दी है सितारों से कि वो मुसलसल थे सितारों की तरह। वो तो फूल थे लेकिन उन्हें तशबीह दी है उन फूलों को सितारों से। उसके बाद है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन्स, वो एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में थे, हालांकि वो तो ख़त्म हो जाते होंगे कहीं जाके। ये एक मुबालगा आ रही है, हाइपरबोली है। इधर उसने ये एक मुबालगा आराई से शायर ने काम लिया है कि ये एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे, हालांकि वो उनकी लाइन, फूलों की लाइन तो कहीं ख़त्म होती होगी। तो ये चीज़ें सब की सब जो हैं ये शायरी को खूबसूरत, जानदार बना देती हैं और हम इससे महजूज होते हैं, और ये खूबसूरत बनाती है शायरी को, जिससे ये अट्रैक्टिव लगती है हमें। हम शायरी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, शायरी सुनते हैं, मज़ा आता है शायरी सुनने का। ये किस वजह से आता है, इसी मेटाफर, पर्सनिफिकेशन,
सिमिल اور हाइपरबोली की वजह से हमें इसकी समझ भी आती है पोएट्री की. ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.